नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र दर्शन। इसराइल का बदलापुर भाग 2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। रात के 10 बजे ओलंपिक विलेज से निकली बस जो आतंकवादी और बंदियों को ले जा रही थी, काम चलाओ हेलीपैड पर पहुंच गई। मैनफ्रेड की सारी योजना शार्प शूटर्स पर ही निर्भर थी, लेकिन उसके प्लान में बहुत सी कमियां थी। क्यों? शार्प शूटर्स के पास वॉकी टॉकी नहीं था, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, नाइट विजन सिस्टम, इंफ्रारेड कैमरा, कुछ भी नहीं था। उनकी पोजीशंस गलत थी, उन्हें जो बंदूकें दी गई थी वो भी गलत थी। 3 शार्प शूटर्स कंट्रोल टावर में छुपे थे, चौथा शार्प शूटर रनवे की झाड़ियों में छुपा था, पांचवा शार्प शूटर का है, बाकी चारों को कुछ नहीं पता था। रात के 10:45 पर फ्यूस्टन फेल्डबर्ग हवाई अड्डे पर सारे हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए। हेलीकॉप्टर से उतरकर लतीफ और उसका साथी टोनी AK-47 लेकर बाहर आए और थोड़ी ही दूरी पर बोइंग 727 नाम का एक हवाई जहाज खड़ा था जो आतंकवादियों के लिए मंगवाया था। वो दोनों हवाई जहाज के अंदर गए और पूरी तरह से चेक किया कि कोई खतरा है या नहीं। जब उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो वो दोनों बाहर आए, और जैसे ही वो दोनों बाहर आए वो दोनों भागने लगे। इतने में 2 गोलियां चली। उनके 2 साथी हबीब और अहमद दोनों मारे गए। टोनी के पैर पर गोली लगी और लतीफ हिस्सा सांप की तरह रेंगकर चल रहा था। इस गोलीबारी में जर्मन पायलट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि वो पहले ही अपनी जान बचाकर भाग चुके थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर अदनान अल गैशी और उसके 3 साथी होशियार हो गए। उन्हें पता चला कि गोलियां कंट्रोल टावर से आ रही है, इसलिए उन्होंने कंट्रोल टावर पर गोलियों की बारिश कर दी। जर्मन का एक शार्प शूटर मारा गया। 1 घंटे तक गोलीबारी चली, कोई पीछे नहीं हटा। इस बार लतीफ को भी गोली लगी। वो नीचे गिरा पर वो मरा नहीं। हेलीकॉप्टर के नीचे छुपा हुआ आतंकवादी बाहर आया और वो हेलीकॉप्टर के अंदर घुस गया। और जैसे वो अंदर आया उसने ह्यू फ्रेडमन, एलिजर हल्फिन, याकोब स्प्रिंजर और डेविड बर्जर, इन 4 खिलाड़ियों को गोलियों से भून दिया। डेविड बर्जर के पैर पर गोली लगी थी, इसलिए वो बच गया, पर कुछ समय के लिए। वो आतंकवादी बाहर आया और उसने हैंड ग्रेनेड उस हेलीकॉप्टर पर फेंक दिया, लेकिन उस विस्फोट में डेविड बर्जर के साथ वो भी मारा गया। लतीफ ने यह देखकर तय किया, मारेंगे या मर के जन्नत हासिल करेंगे। एक टावर में छुपे एक शार्प शूटर ने लतीफ का शिकार किया और वो अल्लाह को पैरा हो गया। उसका दूसरा साथी भी उसी के पास पहुंच गया। अदनान अल गैशी ने देखा कि उसका जर्मन पुलिस और शार्प शूटर्स का सारा ध्यान लतीफ और बाकी साथियों पर है। वो हेलीकॉप्टर के अंदर गया और उसने आंद्रे स्पित्जर, कटाह शोर, योसेफ गॉटफ्रंट, मार्क्स लेविन और अमिसर शापिरा, इन 5 खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। AK-47 की गोलियों के आगे कोई भी नहीं बच पाया। ये जो अपहरण नाट्य था, इसका अंत बहुत ही करुणामय था। 9 में से एक भी खिलाड़ी जीवित नहीं रहा। सत्य तो यह है कि जर्मन सरकार ने वैसा प्रयास ही नहीं किया। इससे बड़ी विडंबना तो आगे थी। ब्लैक सितंबर के 8 में से 5 आतंकवादी मारे गए, 3 को जिंदा पकड़ लिया। उसमें अदनान अल गैशी नामक दरिंदा था जिसने 5 खिलाड़ियों की हत्या की थी। 2 दिन के अब उन पर मुकदमा चलाकर उनको सजा देना जरूरी था। बजाय इसके जर्मन सरकार ने 2 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया, इस शर्त पर कि वो कभी भी जर्मनी में आतंकी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। किसी भी देश के खिलाड़ी उस देश के प्राण होते हैं, वो उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 11 इजरायली खिलाड़ियों के शव देखकर पूरा देश शोक सागर में डूब चुका था, और जर्मन सरकार की ये कृति, जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ दिया, ये उनके घाव पर नमक छिड़कने वाली थी। लेकिन इसराइल चुप बैठने वालों में से नहीं था। सारी जनता सड़क पर उतर आई थी। इसराइल की प्रधानमंत्री साहिबा गोल्डा मेयर उन खिलाड़ियों के परिवारों से मिली और उन्हें आश्वासन दिया कि खिलाड़ियों की हत्या का प्रतिशोध लिया जाएगा। गोल्डा मेयर की सूचना के अनुसार रक्षा मंत्री मोशे दायन, इन्होंने एक्स कमेटी का गठन किया, और इस एक्स कमेटी का काम था कि नीचे से लेकर ऊपर तक म्यूनिक हत्याकांड में जितने लोग शामिल है उन सब की नाम सूची तैयार करना, और वो किस शहर और उनको पूरे विश्व में खोजना, और जहां भी दिखे उनको खत्म करना। इस काम को करने के लिए 3 यूनिट बनाई गई थी। पहली यूनिट जो 6 लोगों की थी, जिनका काम था कि टारगेट जिस शहर में रह रहा है उस शहर में जाकर उस पर नजर रखना, उसकी फोटो लेना, वो कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, किस होटल में जाकर खाना खाता है, किस बार में जाता है, उसके दोस्त रिश्तेदार किसके साथ उसका अफेयर है, ये सब जानकारी लेना और आगे पहुंचा देना। दूसरी जो यूनिट थी उसका काम था लॉजिस्टिक का प्रबंध, यानी टारगेट जिस शहर में रह रहा है वहाँ मोसाद के एजेंट्स के लिए रहने का प्रबंध करना, जैसे किराए के कोई कमरे लेना होटल में हो या किराए के कोई अपार्टमेंट लेना, उनके लिए गाड़ी, पासपोर्ट, नकली आइडेंटिटी साइज वगैरह, ये सब चीज़ें बनाना उनका काम था। तीसरी जो यूनिट थी वो शूटर्स की थी। उनका काम यह था कि एक्स कमेटी से ऑर्डर लेना कि टारगेट्स जहाँ रह रहा है उसको मारना है या नहीं।
म्यूनिख हत्याकांड के अपराधियों को और उनके सूत्रधारों को खोजना उतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इस हत्याकांड के बाद वो पूरी दुनिया में बिखर चुके थे और अपना नाम और ठिकाना हमेशा बदल बदल कर चल रहे थे। मोसाद ने उनको ढूंढने के लिए इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और यूरोपीय देशों में अपने गुप्तचरों को काम पर लगा दिया। 2 महीने के अथक परिश्रम के बाद छोटी मोटी जानकारियां सामने आई, छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर एक बड़ा धागा सिया। म्यूनिख हत्याकांड के सूत्रधारों के नाम थे वायल ज़्वाइतर, डॉक्टर महमूद अंसारी, हुसैन अली शीर, कमाल अदनान, कमाल नासर, मोहम्मद नजर, अबू दाऊद, अली हसन सलामेह, अदनान अल गैशी और उसके 2 साथी जमाल अल गैशी और मोहम्मद सदफी। वायल ज़्वाइतर जो था वो इटली की राजधानी रोम में रह रहा था। उसका काम था पीएलओ के लिए पैसा और हथियारों का प्रबंध करना। म्यूनिख हत्याकांड के लिए उसी ने पैसों और हथियारों की मदद की थी। दूसरा था डॉक्टर महमूद अंसारी, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में रह रहा था। उसने म्यूनिख में इजरायली खिलाड़ियों के अपहरण का षड्यंत्र रचा था। और तीसरा जो था हुसैन अली शीर, उसने केजीबी से म्हणजे रशिया की गुप्त संगठन केजीबी से संपर्क किया था और म्यूनिख हत्याकांड के बाद वो साइप्रस चला गया था और केजीबी ने उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया था। कमाल अदनान, कमाल नासर, मोहम्मद नजर ये लेबनान की राजधानी बेरूत में रह रहे थे। और इस म्यूनिख हत्याकांड के पीछे जिसका दिमाग था वो था अली हसन सलामेह। ये रेड प्रिंस के नाम से जाना जाता था। ये हैंडसम दिखने वाला लीडर असल में बहुत ही चतुर और दूरदृष्टि का माना जाता था। इसने यासर अराफत को अपना आंदोलन का वारिस चुना था। जो अंतिम सूत्रधार था वो अबू दाऊद। इस आतंकवादी ने म्यूनिख हत्याकांड के लिए आदमियों को चुना, मतलब आतंकवादियों का चुनाव किया था। यह सारी जानकारी सामने आई 16 अक्टूबर 1972। म्यूनिख हत्याकांड को सिर्फ 40 दिन हुए थे। वायल ज़्वाइतर इटली के रोम शहर में रह रहा था। वहां पर मोसाद के एजेंट पहुंच गए। वो जिस बिल्डिंग में रुका था उस बिल्डिंग के नीचे 2 दोस्त आपस में कुछ बात कर रहे थे और उनसे कुछ ही दूरी पर एक मोटर कार खड़ी थी। वो दोनों आपस में कुछ कह रहे थे। इतने में वायल ज़्वाइतर आ गया और वो भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वायल ज़्वाइतर एक लिफ्ट के पास आकर रुक गया। वो दोनों भी उसके पीछे आ गए। उन दोनों में से एक ने उसका नाम पुकारा। उसने नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखा। अजनबी के लोगों को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कहे या करे इसके पहले उन दोनों ने .22 कैलिबर बैरेट नाम की अपनी पिस्तौल निकाली और उसके शरीर में हर खिलाड़ी की तरफ से एक ऐसी 11 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। इतनी गोलियां लगने के बाद तो उसका बचना नामुमकिन ही था। वो वहीं पर मर गया और वो दोनों मोसाद के एजेंट वहां से भागकर बाहर आए और उस कार में बैठकर अपने सुरक्षित स्थल पर पहुंच गए। इसके बाद बारी थी डॉक्टर महमूद हमशारी की। ये बहुत ही शांतिप्रिय और हिंसा विरोधी नागरिक माना जाता था। इस हिंसा विरोधी और शांतिप्रिय नागरिक ने इसराइल के पहले प्रधानमंत्री की हत्या का प्रयास किया था। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यह बड़े आराम से रह रहा था। मोसाद के एजेंट उसे ढूंढते ढूंढते वहां भी पहुंच गए। इस बार उसे वायल ज़्वाइतर की तरह उसे गोलियों से नहीं मारना था, उसे कुछ अलग ही तरीके से उनको मारना था। पहले उन्होंने उसे मानसिक तौर पर अपाहिज बनाने की कोशिश की, जैसे आधी रात को उसके घर का दरवाज़ा खटखटाना या बेल बजाना, उसके घर की खिड़कियां तोड़ना, उसे वक्त बेवक्त फ़ोन करना और इंसान की खोपड़ी का निशान हो ऐसी चिट्ठियाँ उसे भेजना। हमशारी अच्छी तरह जानता था कि इसके पीछे कौन है और वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने अपना मानसिक संतुलन ढलने नहीं दिया। उसने घर से निकलना कम कर दिया और अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक अपने साथ रखता था। एक दिन एक इटालियन पत्रकार उससे मिलने आया और कहा कि वो उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। हमशारी हमेशा ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। इसराइल के खिलाफ जहर उगलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ये सोचकर वो तुरंत इंटरव्यू के लिए मान गया। उस पत्रकार ने जाने से पहले ये कहा कि आने से पहले मैं आपको फ़ोन करूंगा। और आखिर वो दिन आ गया, 8 दिसंबर 1972। सुबह हुई, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हुई। वो पत्रकार तो दिन भर कहीं नहीं आया। इसलिए डॉक्टर हमशारी नाराज़ हो गया और थोड़ा सा गुस्सा भी। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। उसने सोचा कि उसी पत्रकार का फ़ोन होगा। वो दौड़कर फ़ोन उठाने के लिए भागा। उसने रिसीवर अपने कान पर रखा और हेलो कहा। इतने थोड़ी सेकंड्स में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। वो इटालियन पत्रकार और कोई नहीं, मोसाद का ही एजेंट था और वो इंटरव्यू वगैरह सब कुछ बहाना था। हमशारी तभी मरा नहीं, कई हफ्तों तक उस पर इलाज चला और फिर वो अस्पताल में मर गया। इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था कि मोसाद को अपना ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिंदू राष्ट्र दर्शन। वंदे मातरम।